नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पृथ्वी का आकार एवं पृथ्वी की गतियों के बारे में एक बेहतरीन वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आकार के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का आकार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, नीचे की साइड में लिखा हुआ है साउथ पोल। तो दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की, तो वो आपका आता है 12,714 किलोमीटर, और बात करें पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की, वो आता है आपका 12,756 किलोमीटर। अगर इन दोनों का अंतर निकालें तो हमें पता चलता है कि 42 किलोमीटर का अंतर आता है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, ना ही अंडाकार है। तो क्योंकि पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर चपटी हुई है और विषुवत रेखा पर फैली हुई है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछे पृथ्वी का आकार क्या है, तो आप बताएंगे उसे पृथ्वी का आकार है जियोड या पृथ्व्याकार। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर, जो कि है हमारा पृथ्वी की गतियों के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष से जो झुकाव है उसका 23.5 डिग्री का झुकाव है। अगर हम बात करें आर्कटिक वृत्त की, तो वो हमारा पड़ता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। हम बात करें कर्क रेखा की, जो हमारी पड़ती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की, जो कि है 0 डिग्री में। हम बात करते हैं मकर रेखा की, जो कि हमारी 23.5 डिग्री साउथ में। हम बात करें आर्कटिक वृत्त की, जो कि हमारा 66.5 डिग्री साउथ में। तो दोस्तों, हम बात करें पृथ्वी की परिभ्रमण गति और घूर्णन गति। तो दोस्तों, अभी जो पृथ्वी अभी गति कर रही है, इसको हम कहते हैं परिभ्रमण गति, यानी कि घूर्णन गति। इसे दैनिक गति भी कहते हैं। इससे दिन और रात का निर्धारण होता है। दोस्तों, हम बात करें कि एक घूर्णन कितने घंटे के बराबर होता है, तो एक घूर्णन 24 घंटे के बराबर होता है। अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो वो बैठता है हमारा 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड के आसपास। ठीक है। तो हम बात करें पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है, तो आप बताएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दाएं से बाएं की ओर। ये तीनों चीज एग्जाम में पूछी जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, दाएं से बाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। एक ही साथ ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अलग अलग क्वेश्चन के साथ, अलग अलग ऑप्शन के साथ ये एक एक ऑप्शन जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात करें हम पृथ्वी के परिक्रमण की। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण जो अभी गति कर रही है, इसे कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे हम कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी का परिक्रमण जो होता है वो किस दिशा में होता है, तो आप बताएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इससे क्या होता है, इससे वर्ष का निर्धारण होता है। ठीक है। अब बात करें एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरा होता है, तो एक परिक्रमण बराबर होता है 1 वर्ष। और 1 वर्ष कितने दिनों के बराबर होता है, तो 365 दिन 6 घंटे के बराबर होता है। और अगर आपसे ज्यादा ही जानकारी निकलवाना चाह रहा है तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है। या फिर आपको एक ऑप्शन में मिल सकता है ये 365 सही 1/4 दिन। तो ये सभी पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि अपसौर और उपसौर, दो पॉइंट आपने सुने होंगे कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। तो जैसे कि आप फिगर में आप देख पा रहे हैं कि अपसौर, जब पृथ्वी सबसे दूर है तो उसे हम कहते हैं अपसौर। इसे इंग्लिश में जब बोला जाता है एफिलियन, और ये 4 जुलाई को होता है। ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा। और इसकी दूरी जब होती है, जब अपसौर होता है, तो इसकी दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उपसौर की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरिहिलोन, और ये 3 जनवरी को होता है। तब पृथ्वी सबसे पास होती है सूर्य के, और इसकी दूरी होती है सूर्य से 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों, हम अब बात करेंगे ऋतुओं के बारे में कि ऋतुओं का निर्धारण किस तरीके से होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब पृथ्वी पोजीशन नंबर 1 पर पहुंचती है तो दक्षिण अयनांत पर मकर संक्रांति होती है, यानी 22 दिसंबर की ये तारीख होती है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पृथ्वी के झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है अभी, और आप देख पा रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है। अब बात करते हैं जब पृथ्वी पोजीशन नंबर 2 पर पहुंचती है तो इस पोजीशन को हम कहते हैं विषुव। ठीक है। विषुव 2 तरीके के होते हैं, वसंत विषुव और शरद विषुव। तो उत्तरी गोलार्ध में आपका होता है वसंत विषुव, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है आपका शरद विषुव। ठीक है। इस जगह पर क्या होता है कि जो सूर्य से किरणें हैं वो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और प्रकाश चारों तरफ बराबर मात्रा में बढ़ जाता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी प्रकाश बराबर मात्रा में पहुंचता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी प्रकाश बराबर मात्रा में पहुंचता है। इस घटना को हम कहते हैं विषुव। तो जब पृथ्वी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पोजीशन नंबर 1 में शीत ऋतु है। जब उत्तरी गोलार्ध का शीत ऋतु
पोजीशन नंबर 2 पर पहुंचता है तो उसी उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव होता है। ठीक है, जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होता है, तो जब ये पोजीशन नंबर 2 पर पहुंचती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुव होता है। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। अब बात करते हैं जब पृथ्वी पोजीशन नंबर 3 पर पहुंचती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इस पोजीशन हम कहते हैं उत्तर अयनांत, यानी कि कर्क संक्रांति 21 जून की तारीख होती है। दोस्तों इस दिन क्या होता है कि सूर्य है ना वो कर्क रेखा पर चमकता है, जिससे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, जैसे कि आप देखें झुकाव की वजह से, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाती है पृथ्वी के झुकाव की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन नंबर 4 की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पोजीशन नंबर 4 पर फिर से एक विषुव की घटना होती है। ये तारीख होती है आपकी 23 सितंबर, और उत्तरी गोलार्ध में आपका शरद विषुव हो जाता है। इस बार उल्टा हो जाता है, क्योंकि इस बार जो उत्तरी गोलार्ध है वो ग्रीष्म ऋतु से आ रहा है और शीत ऋतु की ओर जा रहा है। ठीक है, तो बीच में जो कंडीशन पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा आपका शरद विषुव, और इसका विपरीत जब शीत ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में, जब ये पोजीशन नंबर 4 से होकर गुजरेगी तो आपका हो जाएगा वसंत विषुव दक्षिणी गोलार्ध में पोजीशन नंबर 4 पर। ठीक है, तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे ये कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच का जो दिन होता है, 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच का जो समय होता है उसे हम शीत ऋतु कहते हैं, और 21 मार्च से और जो आपका 21 जून के बीच का जो समय होता है उसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। आप यहाँ पे 15 तारीख मान के चलिएगा। ठीक है, ऋतु के लिए आप 15 मान सकते हैं, जैसे कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ठीक है, और 15 मार्च से 15 जून तक। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, और 15 जून से मान के चलिएगा 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु, और यहाँ पर आप ये मान के चलिएगा 15 सितंबर से लेकर के आप मान के चलिएगा 15 दिसंबर तक आपका शरद ऋतु। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट बनता है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे बड़े दिन की। तो आप देख पा रहे हैं पोजीशन नंबर 3 पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात हो जाती है। इसका उल्टा हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब हम बात करें सबसे छोटे दिन और सबसे बड़ी रात की। तो अब जैसे कि 2 बार पोजीशन नंबर 1 पर सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और इसका विपरीत हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। दोस्तों अब मैं आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ, आपको एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जिससे कि ऊपर आपके जो भी डाउट रहेंगे वो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 1 की, यानी कि 22 दिसंबर मकर संक्रांति की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर 90 डिग्री एंगल के साथ गिरता है, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में अंधेरा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में उजाला होता है, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आती है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के कोण की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिणी ध्रुव पे देख पा रहे हैं आप 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इससे अंतर पड़ता है कि दिन की अवधि में परिवर्तन आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ध्रुवों पर 0 घंटे का दिन होता है, यानी कि यहाँ पर दिन होता ही नहीं है, और 6 महीने तक रात रहती है। और आप बात करें आर्कटिक सर्किल की, तो आप देख पा रहे हैं 5.5 घंटे का यहाँ पर दिन होता है, फिर रात होती है। आप देख पा रहे हैं कर्क रेखा पर 10.5 घंटे का दिन होता है, उसके बाद रात होती है। भूमध्य रेखा पर देख पा रहे हैं आप 12 घंटे का दिन होता है। मकर रेखा पे आप देख पा रहे हैं 13.5 घंटे का लगभग दिन होता है यहाँ पर, और अंटार्कटिक सर्किल पे आप देख पा रहे हैं 18.5 घंटे के आसपास का दिन होता है यहाँ पर। और आप देख पा रहे हो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। ठीक है दोस्तों, 6 महीने का दिन, यानी कि यहाँ पर 6 महीने तक रात नहीं होगी। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर 21 मार्च यानी कि पोजीशन नंबर 2 की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बना के ऊपर पड़ता है, जिससे कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बराबर मात्रा में प्रकाश पहुंचता है, जिससे कि उत्तरी ध्रुव में वसंत विषुव आता है, दक्षिणी ध्रुव में शरद विषुव आता है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश के कोण की। तो आप देख पा रहे हैं हर जगह एंगल बराबर है, जितना उत्तरी ध्रुव में उतना दक्षिणी ध्रुव में। बात करें दिन की अवधि की, तो यहाँ पर 12 घंटे के दिन हर जगह हो रहे हैं। दोस्तों हम बात करेंगे पोजीशन नंबर 3 की, 21 जून कर्क संक्रांति की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूर्य का प्रकाश 90 डिग्री एंगल के साथ कर्क रेखा पर चमक रहा है, तो जिससे आप देख पा रहे हैं उत्तरी ध्रुव प्रकाशमय हो गया है, दक्षिणी ध्रुव अंधकारमय हो गया है, जिससे कि उत्तरी ध्रुव में आप देख पा रहे हैं ग्रीष्म ऋतु आ गई है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु आ गई है। हम बात करेंगे दोस्तों प्रकाश के एंगल की।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं 23.5 डिग्री के साथ प्रकाश आपतित हो रहा है उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जिससे कि दिन की अवधि प्रभावित हो जाती है और ये दिन की अवधि उत्तरी ध्रुव में 24 घंटे का दिन होता है और जबकि दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात हो जाती है, विपरीत हो जाता है। ठीक है। और आप बात करें आर्कटिक सर्किल की तो 18.5 घंटे का यहाँ पर दिन होता है। कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ पर 13.5 घंटे का दिन होता है। तभी आपने देखा होगा गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। और भूमध्य रेखा पर यहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है और मकर रेखा पर यहाँ पर लगभग 10.5 घंटे का दिन होता है। और यहाँ पर अंटार्कटिक सर्किल की बात करें तो 5.5 घंटे का यहाँ पर दिन होता है और ध्रुवों पर 6 महीने तक रात रहती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं 4th पोजीशन की, यानी कि 23 सितंबर की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सूर्य का प्रकाश फिर से एक बार भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर गिरता है, जिससे कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बराबर मात्रा में प्रकाश पहुंचता है। लेकिन इस बार उत्तरी ध्रुव में शरद विषुव होता है और दक्षिणी ध्रुव में वसंत विषुव होता है। तो अगर आप प्रकाश के एंगल की बात करें तो आप देख पा रहे हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर मात्रा में प्रकाश का एंगल बन रहा है, प्रकाश का कोण बन रहा है। और दिन की अवधि की बात करें तो हम हर जगह 12 घंटे का दिन है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।